माई सेल्फ एनके झा एंड यू वाचिंग प्ले विथ केमिस्ट्री। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट के बारे में बात किए थे और उसके बारे में जाने थे कि इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट क्या होता है और उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो उसमें हम डेल्टा और स्मॉल डी का इस्तेमाल किए थे, यूज़ किए थे। आज हम उससे थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं। उससे पहले आपको बोर्ड पे कुछ दिख रहा होगा, उसको गौर से देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। देखने में ये तीनों बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। इसका मतलब है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या जितने ही बच्चे लॉकडाउन के कारण जो है घर में हैं उनको कुछ प्रॉफिट हो जाए। और आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करोगे। जो भी बच्चे इससे वंचित हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाए। ओके, तो हम लोग चलते हैं आगे और आज का जो है उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं नया नया टर्म्स, क्या क्या नया नया टर्म हमको सीखने को आज मिलता है वो देखते हैं आज। यहाँ पे लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन। एक रिएक्शन ले लेते हैं। कौन सा रिएक्शन है भाई? N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। एक रिएक्शन ले लिए हैं। इसमें स्टोइकियोमेट्री कितना है? N1। इसमें कितना है? N2। इसमें कितना है? M1। इसमें कितना है? M2। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N1, N2, M1 एंड क्या M2 हो गया। यहाँ पे पहले हम लोग R इंस्टेंटेनियस लिखें, तो R इंस्टेंटेनियस तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं भाई। क्या है भाई? -1 अपॉन कितना? N1 D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt विच इज इक्वल टू क्या? -1 अपॉन कितना? N2 D कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन क्या? dt विच इज इक्वल टू क्या? +1 अपॉन कितना? M2 D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt विच इज इक्वल टू कितना? +1 अपॉन कितना? M2, यहाँ पे M1 होगा, सॉरी, M2 D कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन में लगा हुआ था उस कोफिशिएंट से जो भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उससे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए हैं यहाँ पे। अगर इसी में एवरेज का बात करें तो R एवरेज लिखेंगे तो क्या होगा? कोई भी अंतर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है यहाँ पे क्या करना है? -1 अपॉन कितना? N1 डेल का इस्तेमाल, डेल कंसंट्रेशन ऑफ E अपॉन डेल टी विच इज इक्वल टू क्या? -1 अपॉन कितना? N2 डेल कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल टी विच इज इक्वल टू क्या? +1 अपॉन कितना? M1 डेल C कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल टी विच इज इक्वल टू क्या? +1 अपॉन कितना? M2 डेल कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल टी। ये था क्या? एवरेज। मतलब हम लोग प्रीवियस क्लास में जाने थे कि लिमिट डेल्टा टी अगर टेंड्स टू 0 तो R एवरेज बिकम्स R इंस्टेंटेनियस। मतलब अगर बहुत कम समय का बात किया जाए तो उस केस में एवरेज जो है इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का बात करेगा तो वो एवरेज का बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग को जो है कुछ बात देखना है, महत्वपूर्ण बात, उसको देखें क्या महत्वपूर्ण है। अगर आपको फर्स्ट में यहाँ पे 4 बात निकल के आएगा। फर्स्ट में अगर आपको बोलेगा रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ, मान लेते हैं ए बोल दिया तो सिंपल विदाउट स्टोइकियोमेट्री का यूज करते हुए आप लोग लिख लोगे माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी। ठीक, अगर आपको दूसरा बोल रहा है रेट ऑफ, मान लेते हैं रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी का बात कर रहा है तो सॉरी सी का बात कर रहा है, एपियरेंस किसका? सी का बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल टी। अगर थर्ड में आते हैं, थर्ड में अगर रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ पी का बात कर रहा है
तो यहाँ पे माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल टी। फिर अगेन अगर रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ डी का बात कर रहा है तो प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल टी। गौर करिए, डिसअपियरेंस की जगह पे हम लोग कंजम्पशन वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एपियरेंस की जगह पे हम लोग फॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। देखिए गौर से, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या एपियरेंस में मुझे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं हुआ। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो लगा हुआ है उसका यूज नहीं किए हैं। मतलब एपियरेंस या डिसअपियरेंस में हमको स्टोइकियोमेट्री से कोई मतलब नहीं है। स्टोइकियोमेट्री रहे तब भी कोई बात नहीं है, ना रहे तब भी कोई बात नहीं है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपियरेंस इस टाइप से ही लिखेंगे। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन का बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन तो वो जस्ट ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ए का बात करें, अगर सपोज करते हैं रेट ऑफ ROR किसका, ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, तो वो हो जाएगा क्या है, सिंपल 1 अपॉन कितना N1 डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल टी। इस तरह से अब सवाल ये उठता है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो यहाँ क्यों आता है और कैसे आता है। तो देखिए एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल से देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास रिएक्शन है जो 2A से 3B जा रहा है। अब गौर करें, यहाँ पे एट T=0 पे इसका कंसंट्रेशन C मान लेते हैं, तो ये तो 0 होगा जो हम लोग इससे पिछले क्लास में देखे हुए थे। और एट T समय के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, C माइनस, देखो स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, तो यहाँ पे 2x, तो बनेगा कितना यहाँ पे भाई 3x। अगर हम बात करें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो वो कितना हो जाएगा, सिंपल माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी, यही ना होगा। चलो भाई चेक करो, डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी को चेक करो, तो ये होता है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है, फाइनल तो ये है C माइनस 2x, इनिशियल कितना है C है, फाइनल टाइम कितना है T है, इनिशियल टाइम कितना है 0, C से C गया, यहाँ से आया माइनस 2x बाई टी। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमको वैल्यू कितना आ रहा है 2x बाई टी। अब गौर करिए, रेट ऑफ अगर हम एपियरेंस ऑफ बी देखें तो ये जो हो जाएगा वो प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी। चेक करना है क्या, तो डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी को चेक करते हैं तो आ जाइए फाइनल कितना है 3x, इनिशियल कितना है भाई 0, फाइनल टाइम कितना था t, इनिशियल कितना है 0, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3x बाई टी। लेकिन हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन तो सबका बराबर होता है, मतलब जो डिसअपियर होगा वही क्या होगा, एपियर होगा। तो अब हम अगर बात करें तो डेल ए कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल टी विच इज इक्वल टू क्या, डेल बी कंसंट्रेशन ऑफ डेल टी। अब इसका वैल्यू देखो तो यहाँ से इसका वैल्यू जो है वो हमको आ रहा है क्या, माइनस 2x बाई टी, और इसका जो वैल्यू है वो क्या आया 3x बाई टी। चलो माइनस को हटा दो, माइनस प्लस तो बाद का खेला है। अभी देखिए क्या 2x बाई टी और 3x बाई टी बराबर है, नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड कर दें, मतलब 1/2 कर दें, तो बताओ ये कट जाएगा आराम से। और अगर यहाँ पे 1/3 कर दें तो ये आराम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में अब देखिए डिसअपियरेंस, अगर तब क्या हुआ, यहाँ 1/2 किस में लग रहा था, ये बताओ, ये किसका वैल्यू था, ये तो इसका वैल्यू था, तो इसके पीछे 1/2 लग गया। यहाँ ये किसका वैल्यू
यहाँ पे लग जाएगा। ये 3x/t किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, इसके पीछे ये लग जाएगा। तो ये जो टर्म आ रहा था स्टोइकियोमेट्रिक यहाँ पे आ रहा था वो इस तरह से आ रहा था। वैसे आप लोग और देख सकते हो, और एग्जांपल देखिए। एग्जांपल सपोज कर रहे हैं कि 2a, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, 2a गिव्स 3b। बताओ यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे कितना मोल, 3 मोल। या यूं कह सकते हैं वॉल्यूम अगर 1 लीटर ले लें तो 2 कंसंट्रेशन, यहाँ पे कितना, 3 कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट कन्वर्ट होगा तो 2 मोल और 3 मोल, इसको हम बैलेंस करें, इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 इंटू रेट ऑफ disappearance of A is equal to 2 into rate of appearance of B। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा भाई, 3 इंटू डिसअपियरेंस माइनस साइन रेट ऑफ किसका, ए का, तो ए का क्या हो जाएगा, डेल ए बाई डेल टी। और यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे एपियरेंस प्लस रेट किसका, डेल बी बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल टी। सो यहाँ 2 इधर लेके जाओ, 3 इधर लेके जाओ, तो क्या हो गया, -1/2 डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल टी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1/3 डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल टी। और यही होता है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। देख लिए, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 6। इसको 2 से कर दिए तो ये भी कितना हो जाएगा, 6, मतलब बराबर कर दिए हम। तो आप ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, क्यों स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वहां नीचे आ रहा है, डिवीजन में क्यों आ रहा है, डिवाइड क्यों आ रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो वो इस तरह का प्रोसेस है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई। देखिए, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है 2 फेज, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, ये अगर गैसियस फेज में है, ये गैसियस फेज में है, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर का बात करेंगे। और अगर ये एक्वस फेज में है, यहाँ भी एक्वस फेज में है, तो कंसंट्रेशन का बात करेंगे। सो यहाँ पे अगर बात करें कौन सा फेज है, एक्वस फेज। एक्वस फेज में अगर हम रेट लिखें तो रेट जो हो जाएगा वो ±dc/dt। ठीक है, डी का इस्तेमाल किए, इसका मतलब ये रेट कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस। अब सिंपल सा बात है, रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी ±dp बाई क्या, dt। यहाँ पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे कंसंट्रेशन। अब हम लोग जानते हैं, अगर रेट का बात करें तो रेट जो होता है वो क्या, dc बाई क्या, dt। ऊपर में कंसंट्रेशन में क्या होता है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होता है, और dt मतलब टाइम। सो यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर टाइम। मोल पर लीटर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मोलैरिटी पर टाइम। मोलैरिटी इसको बोलेंगे, ये पर टाइम रहेगा, तो रेट का यूनिट जो हो जाएगा मोलैरिटी पर टाइम। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ जो हो जाएगा, रेट इजकल टू dp बाई dt। dp मतलब एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे टाइम। सो इसका रेट जो हो जाएगा गैसियस फेज में वो atm पर टाइम। ध्यान दीजिए, ये टाइम जो हो सकता है वो सेकेंड में होगा, ठीक है, सेकेंड में, मिनट में हो सकता है, ठीक है, ईयर में हो सकता है, पहले आवर में हो सकता है, ईयर में हो सकता है, वीक में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, etc। क्लियर। तो हम लोग क्या देख लिए, हम लोग देख लिए क्या कि यहाँ पे अगर गैसियस फेज में रहेगा तो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, और अगर एक्वस फेज में रहेगा तो उसका यूनिट क्या होगा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, आगे देखते हैं। तो अभी तक जो थ्योरी हम देखे हैं उस थ्योरी के बिहार पे कुछ प्रॉब्लम आप लोग के सामने लेके आए हैं, उस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ R एट डिफरेंट टाइम गिवन बिलो कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जहां R से P जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम।
ये टाइम का इंटरवल दे दिया हुआ है, और ये क्या है, कंसंट्रेशन दे दिया है, और कंसंट्रेशन ये आर का दिया हुआ है, और इनटू तो पहले से दिया हुआ है। चलो भाई, यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एट टी इक्वल टू जीरो पे कितना है, 160। चलो एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे बताओ, 5 सेकेंड पे कितना है, 80। एट टी इक्वल टू बताओ 10 सेकेंड पे कितना है, 40। एट टी इक्वल टू चलो 20 सेकेंड पे कितना है, 20 सेकेंड पे 10। एट टी इक्वल टू 30 सेकेंड पे कितना है, 2.5। देखिए, तो हमको कह रहा है रेट एवरेज। अगर रेट एवरेज का बात करें तो वो तो हो जाएगा माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कितना, डेल टी, और ये बराबर माइनस आपको पता है क्या लिखते हैं, R2 फाइनल इनिशियल बाई T2 माइनस T1। हम 2 बता देते हैं, आप लोग बाकी कर लेना। आर एवरेज अगर आप 0 से लेके 5 सेकेंड का बात करते हो तो 0 से 5 सेकेंड में आ जाओ, क्या लिखाएंगे, माइनस, चलो यहाँ 0 से 5 सेकेंड मतलब इस दोनों इंटरवल का बात कर रहे हैं। बताइए फाइनल कितना हो गया, 80 इंटू 80 नहीं 80 तो ये हुआ इंटू कितना, 10 के पावर 3 माइनस 160 इंटू 10 के पावर 3 और अपॉन T2 माइनस T1, 5 माइनस 0, 5 माइनस क्या, 0। जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर आएगा, आप खुद निकाल लेना। आर एवरेज अगर आपको निकालना है कितना, 5 to 10 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड, तो चलो माइनस R2। अब बताओ इस दोनों पेयर का बात कर रहा है, इंटरवल का बात कर रहा है, तो 40 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 80 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन फाइनल टाइम 10 इनिशियल टाइम कितना, 5। जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। बाकी आर एवरेज आप 10 से 20 सेकेंड निकाल लेना, ठीक है। खुद आर एवरेज जो है वो 20 to 30 सेकेंड खुद निकाल लेना, ओके। अब क्वेश्चन सेकेंड में हम लोग आ जाते हैं। एक फिगर दिया हुआ है, वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में दिया हुआ है, और ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ को ही एनालाइज करके हमको बनाना है। चलो देखते हैं। हमको कह रहा है क्या कि फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी विथ टाइम, मतलब ए और बी का वेरिएशन दे रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और रिएक्शन दिया हुआ है ए से एन बी। चलो ए से एन बी दे दिया रिएक्शन, तो कोई गल नहीं, ए से एन बी हम भी लिख दिए। अब एट टी इक्वल टू 0 पे गौर करिएगा, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है, ए नॉट या ए 0, ये तो 0 ही होगा भाई। एट टी इक्वल टू टी समय के बाद ये क्या हो जाएगा, ए 0 माइनस ए 0 एक्स। तो यहाँ टूट के बनेगा क्या, ए 0 एक्स, जितना टूटेगा उतना ही बनेगा, लेकिन यहाँ स्टिक्योमेट्री कितना है, एन, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एट पॉइंट ओ डेट इज कह सकते हैं टी इक्वल टू टी समय, मतलब इस समय पे हमको निकालना है। तो उस केस में कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब इस पॉइंट पे जो ए का कंसंट्रेशन होगा वही बी का होगा। तो चलो ए 0 माइनस ए 0 एक्स इक्वल टू एन ए 0 एक्स, यहाँ से इसको उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ए 0 इक्वल टू एन ए 0 एक्स माइनस उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस ए 0 एक्स। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लें तो, और यहाँ से कह सकते हैं ए 0 इक्वल टू यहाँ से ए 0 एक्स कॉमन ले लिए तो एन प्लस 1, ए 0 से ए 0 गया, ठीक है। तो और 1 इक्वल टू एक्स एन इंटू एन प्लस 1, इसीलिए यहाँ से x जो आया वो क्या आ गया, 1 अपॉन कितना, n प्लस 1। सो कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये क्या था भाई, कंसंट्रेशन ऑफ बी एन ए 0 एक्स, एक्स का वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, एन ए 0 1 अपॉन एन प्लस 1। सो कंसंट्रेशन ऑफ बी जो हो जाएगा एन ए 0 अपॉन एन प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ बी जो निकला है कौन सा पॉइंट पे निकला है, ओ पॉइंट पे निकला है। इस ओ पॉइंट पे क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, बराबर होगा। यही था यहाँ पे क्लू पॉइंट, यही मेन बात यहाँ पे था, और ये थोड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें।
इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लिए, इसको सॉल्व कर लिए सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। दिया हुआ है ये रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन टू A gives 4B plus C, the concentration of B is found to increase। मतलब एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसका कंसंट्रेशन पाया जाता है कि इतना से इंक्रीज कर गया, जब टाइम कितना 10 सेकेंड में इतना से इंक्रीज कर गया, तब कहता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्यूशन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये तो आराम से हम लोग कह सकते हैं। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में हमको स्टोइकियोमेट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, तो प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी, और ये सिंपल सा हो जाएगा कितना भाई 5 × 10⁻³ और अपॉन कितना 10, जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर होगा। सेकेंड में आ जाइए, सेकेंड में कहता है रेट ऑफ रिएक्शन ROR, तो आप लोग जानते ही हो रेट तो इसका लिख सकते हैं -1/2 डेल कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल टी, कितना दिन से लिखते आ रहे हैं ये, +1/4 डेल कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन क्या डेल टी, विच इज इक्वल टू +1/1 डेल कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल टी। चूंकि हमको इसका वैल्यू तो पता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू पता है तो ROR हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्या हो जाएगा भाई डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी, विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू ये 5 × 10⁻³ और अपॉन कितना 10, जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर आ जाएगा। आ जाइए थर्ड में क्या है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो ये तो सिंपल सा बात है, ये क्या हो गया डिसअपीयर रिएक्टेंट में है तो -dA/dt का वैल्यू हमको निकालना है। तो चलो कोरिलेट कर दो, चूंकि -1/2 डेल A/डेल T इक्वल टू क्या होता है +1/4 डेल B/डेल T, प्लस माइनस का झमेला हटा दो क्योंकि वो तो पता रहा है अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को। अब बताओ इसका वैल्यू जो होगा ये 2 से जाएगा, सो इसीलिए हम लोग यहाँ डेल A/डेल T, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आराम से कर सकते हैं डेल A/डेल T इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 डेल B/डेल T, और ये बराबर 1/2 इंटू 5 × 10⁻³ अपॉन 10, जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये डिकम्पोज कर रहा है और इसका सबका जो है आपको रेट एक्सप्रेशन दे दिया है, मतलब ये जो था डिसअपीयरेंस का दे दिया है और ये अपीयरेंस का दे दिया है सबका वैल्यू। तो अब कह रहा है कि K1 K2 और K3 के बीच में क्या रिएक्शन होगा, तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन पहले रिएक्शन जो था वो रिएक्शन का जो है लिख लीजिए, डी इस्तेमाल किया है तो R इंस्टेंटेनियसली डालिए उसका, तो वो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या N2O5 बाई क्या dt विच इज इक्वल टू क्या प्लस 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या NO2 बाई dt विच इज इक्वल टू क्या प्लस 1 अपॉन क्या 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या O2 बाई dt। गौर करें ये 2 नीचे आ रहा है ऊपर भाग जाएगा, तो आराम से यहाँ पे क्या लिखते हैं 2D कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt। अब सब वैल्यू रख दो, तो सब वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन को हटाते हुए K1 कंसंट्रेशन ऑफ क्या N2O5, इसका वैल्यू क्या था भाई, तो 1/2 तो वैसे ही रह जाएगा, हाँ K2 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और इसका वैल्यू क्या था 2 K3 कंसंट्रेशन ऑफ क्या N2O5 हटा दो सब जगह से, तो क्या आ जाएगा भाई K1 बराबर क्या 1/2 K2 बराबर क्या 2K3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं 2K1 बराबर क्या K2 बराबर 4K3।
ठीक है, रेडिएशन ये निकल गया। चलिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका कॉपी कर लीजिए इसको। ओके, अब इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, क्या है कि अगर कोई गैसियस फेज रिएक्शन देता है, हम आपको प्रॉब्लम में दिखाए थे कि अगर गैसियस फेज रिएक्शन दिया, यहाँ आर गैसियस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी गैसियस फेज है। ठीक है, तो इसका पार्शियल प्रेशर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता भाई, PV इजकल टू nRT, आराम से बोल सकते हैं, और P इजकल टू N/V इंटू RT। और आप लोगों को पता है ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम, मतलब मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन। सो और P इजकल टू CRT, जो आपको एक क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे इससे पिछले क्लास में, पिछले क्लास में शायद, तो उसमें हम इसको एक्सप्रेस किए थे। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें, क्योंकि ये तो प्रेशर, ये वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, टी टेम्परेचर को बता रहा है। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लें तो ये भी कांस्टेंट निकल जाएगा। निकालो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब पार्शियल प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा, मतलब प्रोपोर्शनल किसके होगा, कंसंट्रेशन के। तो जब प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के हो जाएगा तो इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल T विच इज इक्वल टू डेल C कंसंट्रेशन ऑफ डेल T इंटू RT लिख सकते हैं, क्योंकि भाई डेल टी से डिवाइड कर डेल्टा लगा दिए। सो रेट इन ATM per time is equal to rate in molarity per time गुने RT। ध्यान दीजिएगा, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर को हम, पार्शियल प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब न्यू टर्म जो है यहाँ पे हम लोग हेडिंग देंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VBI। यहाँ से ये अगर पढ़ लेंगे तो आपका केमिकल काइनेटिक्स का पहला पड़ाव जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। उससे अब आप लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं, NCERT बना सकते हैं। ठीक है, पूरा तो नहीं बना सकते हैं, कुछ कुछ बनेगा, चालू हो जाएगा। तो पहला पड़ाव जो है हम लोग पार करेंगे आज इसको पढ़ने के बाद। सो लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो, उसको हम लोग पढ़ने के लिए लोमा पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन कौन दिया था भाई, गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वेल्स। ठीक है, ये लॉ कहता क्या है, इट स्टेट दैट, पहले देख लें, इट स्टेट दैट the rate of decomposition of reactants or rate of formation of product is directly proportional to active mass of that species itself। यहाँ पे आप लोग को एक्टिव मास के बारे में हम पीछे क्लास में बता चुके हैं। एक्टिव मास यहाँ पे चर्चा हो गया। अब देखिए तो लॉ ऑफ मास एक्शन का एप्लीकेशन कैसे करेंगे और कैसे कैसे यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो देखिए, सपोज करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं।
रिएक्टेंट से जा रहा है, मान लेते हैं क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम पीडीटी लिख देते हैं। ओके, रिएक्टेंट से जा रहा है प्रोडक्ट। अब देखिए गौर से, यहाँ अप्लाई करते हैं लोमा। अप्लाई क्या, लोमा। तो क्या बोला है भाई, लोमा अप्लाई कर रहे हैं। तो कहता है द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, किसका, रिएक्टेंट का, या फॉर्मेशन मतलब कंपोज करने का रेट या फॉर्म करने का रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्टिव मास के। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। अब बताओ अप्लाई लोमा, अब इसके पीछे कुछ नहीं है, कितना है, 1 है, बिल्कुल ना, स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 है। तो अब यहाँ पे अगर हम रेट लिखें तो रेट इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, माइनस क्या, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो लिख सकते हैं क्या, एक्टिव मास ऑफ क्या, आर टू द पावर 1। ठीक, सो यहां से हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, और रेट प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे कि एक्टिव मास को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं, आर टू द पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अगेन और एग्जांपल देखते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, R1 प्लस R2 गिव्स क्या, प्रोडक्ट। चलो इसके लिए भी अप्लाई करते हैं लोमा। अप्लाई लोमा अप्लाई कर दिए तो क्या लिखेंगे, फिर पुनः रेट इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, बाय डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा भाई, एक्टिव मास ऑफ R1 टू द पावर 1 इंटू, देखिए R1 इसके पीछे कुछ नहीं था, स्टोइकियोमेट्री कितना था, 1, इसके पीछे कुछ नहीं है, कितना है, 1, फिर क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ R2 टू द पावर 1। अब आप लोग जानते हैं, सो यहां से रेट जो हो जाएगा, रेट बराबर प्रोपोर्शनल को हटा दिए, कांस्टेंट डालेंगे कि एक्टिव मास ऑफ R1 टू द पावर 1, एक्टिव मास ऑफ R टू द पावर क्या, 1। तो क्या देख रहे हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं, तब और देखेंगे एग्जांपल। अगर आपको मान लेते हैं क्या, 2A प्लस B गिव्स, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, पीडीटी प्रोडक्ट देता है। चलो अप्लाई करते हैं लोमा। अप्लाई लोमा, तो तुरंत अप्लाई कर सकते हैं हम लोग लोमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट जो होगा डायरेक्ट लिखो के कंसंट्रेशन, चलो ए टू द पावर कितना हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री कितना है, 2, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री कितना है इसमें, 2, और बी टू द पावर कितना हो जाएगा, 1। आराम से लिख दिए। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देख रहे हैं क्या, कि अगर मान लेते हैं कि 2A प्लस या 2A गिव्स पीडीटी, डायरेक्ट ऐसे दिया, इस पे अप्लाई करते हैं लोमा, तो अप्लाई लोमा, तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर कितना, 2। तो कुछ नहीं करना है, रेट तुरंत देख के लिख लेंगे। ये तो था थियोरेटिकल ग्राउंड से कैसे हो रहा है, और ये डायरेक्ट हम देख के लिख सकते हैं रेट को। ओके, अब देखिए थोड़ा सा, अगर कोई रिएक्शन बेस दिया है तो, जैसे एग्जांपल अगर मान लेते हैं कोई गैसेस रिएक्शन लेते हैं, N2 ये 3H2 के साथ रिएक्ट करके, और मान लेते हैं ये प्रोडक्ट देता है, क्या दिया होगा प्रोडक्ट में, 2NH3 दिया होगा। तो चलो इसके लिए अप्लाई करते हैं लोमा। अप्लाई लोमा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2। बताओ N2 के पीछे कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो पावर कितना हो जाएगा, 1। बताओ H2 रिएक्टेंट में आ जाओ, क्या है, 3। तो इन जनरल अगर मान लेते हैं कि सपोज करते हैं रिएक्शन क्या है, N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3, और ये देता है क्या, प्रोडक्ट, पीडीटी प्रोडक्ट। अब इसमें अप्लाई करते हैं लोमा। चलो अप्लाई करो लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर देते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनल होगा, ये रूल तो यही कहता है, ये लॉ यही कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है। तो डायरेक्ट रेट बराबर के, चलो कंसंट्रेशन ऑफ A1, बताओ इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, N1, जो इसके पावर में चला जाएगा N1, आ जाइए,
फिर कंसंट्रेशन ऑफ A2, चलो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना है N2, ठीक है। चलो कंसंट्रेशन ऑफ क्या A3, इसका पावर कितना N3। तो रेट हम ऐसे लिखेंगे। गौर करिए, अभी आप लोग को तो हम पढ़ाने लगे हैं वो चीज जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए इसी को हम लोग ऑर्डर, ये एक्चुअल नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर कभी भी कोई रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्री है वो ऑर्डर को बता भी सकता है और नहीं बता सकता है। लेकिन अभी जानने के लिए आप लोग ये कर सकते हो कि यहां से अगर हम देखें तो रेट क्या देखते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है कंसंट्रेशन, ठीक है, ये कंसंट्रेशन और ऊपर में पावर ऑर्डर। देखिए एक इतना जनरलाइज से एक फॉर्मूला टाइप बन गया, रेट, रेट के को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, ऐसे इसको ही बोलते हैं रेट लॉ। इसको क्या बोलेंगे रेट लॉ। मतलब कोई भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट के टर्म में, हाँ कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन निकालने का ये बेहतरीन तरीका है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे सपोज करते हैं और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल, अब एग्जांपल देखेंगे तो कुछ डिफरेंट टाइप का देखेंगे, ठीक है। इस एग्जांपल, तीनों एग्जांपल पे फोकस कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI। एक अच्छा बताओ, अगर आप लोग को पहले एक चीज देख लेते हैं, एग्जांपल से पहले एक चीज देखें। अगर आपको बोलेगा अब इस पर्टिकुलर इस रिएक्शन में बोलेगा कि बताओ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A1 तो क्या बोलोगे N1। अगर बोलेगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A2 तो क्या बोलोगे N2। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A3 तो क्या बोलोगे N3। क्लियर। फिर से देख लीजिए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्या A1 N1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A2 N2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A3 क्या N3। लेकिन ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें रेट लिख दिए और वही ऑर्डर हो जाएगा। जी नहीं, ऑर्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अपने खोपड़ी में बैठा कर रखिए, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 1। अगर हमारे पास A प्लस 2B प्लस C ये प्रोडक्ट लेता है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। एक केस तो ये है, दूसरा फिर जो है वो यहाँ पे A प्लस 2B प्लस C गिव्स क्या PDT, और इसके नीचे में या इसके नीचे में एक्सेस लिख दिए हुए हैं। एक रिएक्शन ऐसा दिया रहेगा। एग्जाम्पल थर्ड दिया हो और A प्लस 2B प्लस C गिव्स क्या प्रोडक्ट, और यहां पे कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू C। गौर करिए, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्या C। मतलब ये दे दिया है क्या फर्स्ट ऑर्डर दे दिया है, ये क्या फर्स्ट, ये क्या जीरो। अब देखो जब रिएक्शन आपको सिंपल आपको रिएक्शन दिया रहे और कोई प्रकार का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे, फिर सुनिएगा, जब आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिया रहे और कोई प्रकार का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो आप डायरेक्ट अप्लाई करो लोमा, अप्लाई लोमा, और इसके लिए रेट आप डायरेक्ट लिखते हो, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। बताओ इसके पीछे में स्टोइकियोमेट्री कितना है 1 पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी इसके पीछे में स्टोइकियोमेट्री कितना है 2 पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ सी इसके पीछे में स्टोइकियोमेट्री कितना है 1। दिस इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। अब देखिए इसमें रेट ये लिखें। अब बताओ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या बोलेंगे 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या बोलेंगे 2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या बोलेंगे 1। मतलब कि इस पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए, फिर से सुनिएगा, इस रिएक्शन के लिए
ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शन दिया है और पीछे में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा हुआ है और रेट लॉ लिख दिए वही ऑर्डर हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए रेट जो लिखेंगे वो के, ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, a टू द पावर 1 b टू द पावर 2। यहाँ पे दिक्कत है, जहां पे एक्सेस टर्म का इस्तेमाल करें मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका पावर अपन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन का सी का पावर क्या करेंगे 0। जिसके नीचे में एक्सेस होगा उसका पावर, कंसंट्रेशन का पावर अपन को 0 कर देना है। अभी इतना समझ लीजिए, इसके बारे में बताएंगे आगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, जो भी अगर केमिकल रिएक्शन दिया है और जिस टर्म के नीचे एक्सेस का इस्तेमाल किया है वहां पे अपन आराम से क्या करेंगे, उसका पावर 0 कर देंगे। और किसी का पावर 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं था तो आराम से लिख दिए, इसमें इंफॉर्मेशन में एक्सेस दिया था तो उसका पावर जिसके नीचे में दिया था उसका पावर 0 कर दिए। अब यहाँ पे रिएक्शन तो दे दिया है, इंफॉर्मेशन दे दिया है, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी एंड 0 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्या सी। तो अब क्या करना है, इसके लिए जो रेट लिखेंगे वो के, अब इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, इसके स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से नहीं चलेंगे, इस लैंग्वेज के हिसाब से चलेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ क्या बी के पावर 1, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए बी दिया हुआ है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर कितना ऑर्डर दिया है 0। क्लियर। जैसे और एग्जांपल एक देख लेते हैं, एग्जांपल देख लीजिए 4th में। अगर मान लेते हैं क्या कि आपके पास दे दिया है क्या 2a प्लस b गिव्स क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कहता है क्या, क्वेश्चन में कह दिया कि b इज टेकन इन एक्सेस, ये एक्सेस में है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट जो हो जाएगा वो के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर कितना 2 और बी के पावर कितना 0, और किसी का पावर 0 कितना होता है 1, तो क्या लिखेंगे के कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। इसी को बोलते हैं क्या, रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन बोल दो, रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। उसके बाद देखते हैं कुछ आगे। तो अभी जो हम थ्योरी देखे हैं उस पर कुछ एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं, हैंडल करते हैं, क्या कह रहा है प्रॉब्लम देखें। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फॉर 2a प्लस बी प्लस सी, जो नीचे में दे दिया है, मेंशन कर दिया है एक्सेस, प्रोडक्ट देता है, कैलकुलेट, पहला कह रहा है रेट एक्सप्रेशन, दूसरा कह रहा है यूनिट ऑफ रेट, तीसरा कह रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट में जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया जाए और बी को ट्रिपल कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, सबसे पहला सॉल्यूशन ए का सॉल्यूशन, रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन तो कुछ नहीं करना है, लिखेंगे क्या, रेट, है ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे, के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कितना है 2, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर कितना 1, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर 1 होता। अगर एक्सेस नहीं होता तो कितना लिखते, पीछे में जो स्टोइकियोमेट्रिक था वो लिखते, लेकिन एक्सेस है तो क्या लिख देंगे 0। तो इस केस में रेट बिकम्स इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर बी के पावर 1, क्योंकि किसी चीज का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। आइए बी में यूनिट ऑफ रेट, तो यूनिट ऑफ रेट तो कुछ नहीं है, यूनिट ऑफ रेट ये तो आपको पता ही है, मोलारिटी पर टाइम, और बोल सकते हो मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, सी में आ जाते हैं, कहता है इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड बी इज ट्रिपल, मतलब ए के कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं और बी के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, ट्रिपल करते हैं। तो देखिए, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी आर स्मॉल ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, मान लिए भाई रिस्पेक्टिवली। चलो, तो अभी हम देखे हैं रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का क्या पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर कितना 1, कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर कितना था 0। इसको और चेंज कर लो भाई, R1 बना लो। R1 इक्वल टू, इसको मान लेते हैं R1 इक्वल टू के, बताइए ए का
स्मॉल ए, तो ए का स्क्वायर बताइए स्मॉल बी, बी का पावर 1, स्मॉल सी, सी के पावर 0। अब इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये कह रहा है क्या कि रेट में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दें, कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या करते हैं, ट्रिपल कर दें। तो चलिए जैसे ही इसके कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, चेंज करेगा। सो अगर के इसके कंसंट्रेशन को डबल कर दें 2a², इसके कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, ट्रिपल कर दें 3b का पावर 1, इसके कंसंट्रेशन में नो चेंज, तो भाई ये तो रेट R1 नहीं रहेगा, अब R2 हो जाएगा सेकेंड। समझ में आया, जब कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो उसका रेट भी क्या करेगा, चेंज करेगा। सो यहां से अपन कर ले क्या, 1/2 कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन कितना, R2, विच इज इक्वल टू के a² b टू द पावर 1 c टू द पावर कितना 0 अपॉन के, यहाँ से a², यहाँ से b के पावर 1, c के पावर क्या 0, और यहाँ से 2 का स्क्वायर बाहर निकल गया और यहाँ 3 का पावर 1 निकल गया, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा भाई 1, 2 इंटू 2 कितना 4, 3, 12। सो R1 बाई R2 इक्वल टू 1/, कितना हो गया 12। इसीलिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि R2 इक्वल टू 12R1, R2 इक्वल टू 12R1, या यहाँ पे और बोल सकते हो R1 इज टू R2 इक्वल टू 1/12, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो रेट एक्सप्रेशन देख लिए कैसे लिखे, उसके बाद यूनिट रेट का, उसके बाद इनिशियल कंसर्न मान के क्या क्या दिया है इंफॉर्मेशन, उस हिसाब से हम हैंडल कर लिए। अब आते हैं दूसरा पे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, कहता है कि द रेट लॉग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो, ये केमिकल रिएक्शन का रेट लॉग ये दे दिया है भाई, क्या दे दिया है तो लिख देते हैं, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस, मतलब वॉल्यूम चेंज कर रहा है, इसका मतलब यहां से इसको हम लोग R1 मान लेते हैं भाई, R1 इक्वल टू के, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 का पावर 1, लेट moles of NO and O2 equal to A, B, A and B, A and B, and volume equal to V लीटर मान लिए। तो अगर हम इसको चेंज करें तो हम जानते हैं N/V जो होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन। सो इस इक्वेशन को R1 बराबर बताइए, इसका क्या माने थे मूल, A अपॉन V टू द पावर कितना, ये तो रहेगा ही स्क्वायर, B अपॉन V टू द पावर 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब कहता है क्या कि हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, मतलब कैसे रिएक्शन चेंज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज करेगा जब रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम जो है रिड्यूस करके 1/4 कर दे, ठीक है। तो अब बताओ वॉल्यूम जब चेंज करेंगे तो रेट भी चेंज करेगा। सो यहाँ पे R2 इक्वल टू के, अब क्या हो जाएगा A V/4 का स्क्वायर, ठीक, B V/4 का पावर 1, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। सो यहां से 1/2 कर दें, सो यहां से 1/2 करें तो क्या हो जाएगा भाई, R1 अपॉन R2 इक्वल टू के A/V का स्क्वायर, B/V का पावर 1 अपॉन के, यहाँ पे क्या हो जाएगा A/V का स्क्वायर 16, B/V का पावर 1 4, ये तो यहाँ पे गया गया गया। सो R1/R2
इक्वल टू 1/64, इसीलिए R2 इक्वल टू 64 R1। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छे से रहिएगा, घर में अच्छा से स्टडी कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, जिससे जिससे क्या हो, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ये कंटेंट पहुंच पाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।